राजनेताओं के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं का उमड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पाली के एमएलए का जन्मदिन हो तो एक अच्छा सरोकार ये होता है कि उन्हें चाहने वाले ब्लड डोनेट करते हैं। ज्ञानचंद पारेख लगातार 4 बार जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे हैं। इलाके के लोग इन्हें भामाशाह के रूप में भी जानते हैं। समय समय पर इनकी ओर से चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। 1 अक्टूबर 1960 में जन्मे पारेख विधानसभा की कई समितियों के सदस्य भी रहे हैं। बीकॉम से ग्रेजुएट पारेख के परिवार में पत्नी सरोज के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। तो आइए आज पत्रिका मंच में आपको पाली के विधायक घीसूलाल पारेख से रूबरू कराते हैं। पत्रिका मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देवो। आज हम आपसे रूबरू कराएंगे पाली शहर के विधायक ज्ञानचंद पारेख जी से। आप लगातार 4थी बार विधानसभा में पाली शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। पाली के चेयरमैन भी रहे हैं और इसके अलावा भी आप कई विभिन्न पदों पर रहे हैं। आपका नाम सेवाभावी विधायकों में शामिल है। खास तौर से चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में आपने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, बड़े काम किए हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के मामले में 1800 से ज्यादा ऑपरेशन करवाए हैं। रक्तदान के क्षेत्र में भी आपकी बड़ी उपलब्धियां रही हैं। तो आइए आज हम आपसे रूबरू कराते हैं पत्रिका मंच में। स्वागत है पारेख साहब आपका पत्रिका मंच में। धन्यवाद। आप अपनी राजनीतिक पारी के बारे में अवगत कराएं। मैं राजनीति में सहयोग से आया हूँ। पहली बार जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था तो उस समय ऐसा वातावरण नहीं था कि मैं चेयरमैन बनूंगा, क्योंकि उसके पहले बोर्ड में बीजेपी के मात्र 5 पार्षद थे। और जब मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 26 जीत के आए 45 में से, और मुझे पहली बार में निर्विरोध सभापति बनने का अवसर मिला। सभापति रहते हुए ही मैंने विधायक का चुनाव लड़ा 1998 में, और उसके बाद जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से मैं लगातार 4थी बार विधायक जीता हूँ और पाली का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आप अपनी कोई बड़ी उपलब्धियां बताइए जो जिनके लिए आपको जनता याद करती है। मैंने वैसे पाली में ढेरों विकास कार्य करवाए हैं। चाहे जवाई बांध से लेकर रोहट तक की पाइपलाइन है 650 करोड़ की, तो वो भी मेरे ही प्रयासों से मंजूर हुई है। पाली का जो बांगड़ अस्पताल है, ये जो विशालता उसकी है, उसमें अधिकांश मेरा प्रयास है। पाली की गर्ल्स कॉलेज है, वो मेरे प्रयासों का फल है। पाली की पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो मेरे राजनीतिक जीवन की उपलब्धि है। ऐसे पाली में 50 कार्य है जो मेरे माध्यम से, मेरे प्रयासों से हुए हैं। पारेख साहब, आज के दौर में कई सारे ऐसे नेता हैं जो सीधे समाज सेवा से उनका लेना देना नहीं रहा है। चूंकि आप समाज सेवी विधायक हैं, तो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सीधे पॉलिटिक्स में आते हैं। तो आप ये जो समाज सेवा और राजनीति के बीच में काफी कुछ अंतर रहा है, और आज के दौर में इसको कैसा मानते हैं आप? नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है और मैं दोनों को अलग अलग ही देखता हूँ। सेवा मेरा एक अपना पुराना काम है जो मैं राजनीति के आने से पहले से कर रहा हूँ। उसको मैंने कभी राजनीति से नहीं जोड़ा। चाहे कहीं का व्यक्ति हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी वर्ग, समुदाय, धर्म का व्यक्ति हो, या किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, जो काम मैं करता हूं यदि उस दायरे में वो आता है तो मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करने में अपना सौभाग्य समझता हूं और उसकी मदद करता भी हूं। राजनीति मेरा अलग एक फील्ड है और उसमें जो मेरी जनता की मांग है, मेरी आवश्यकता है, मेरे क्षेत्र की समस्या है, उसके निवारण के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं। और चूंकि मैं सेवा से जुड़ा हूं, इसलिए उसका बेनिफिट मुझे राजनीति में निश्चित रूप से मिलता है। आपकी राजनीतिक पारी काफी लंबी रही है। इस लंबी पारी में आपके कई अनुभव रहे हैं। तो आपने जब अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, तब से लेकर आज 4थी बार आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसमें क्या अनुभव रहे आपके और क्या आपको इनसे सीख मिली? विशेष तौर से मैंने देखा है, पहले की तुलना में जनता की अपेक्षाएं राजनेताओं से काफी बढ़ गई है। और जनता ये चाहती है कि मैं जो भी काम बताऊं, वो हमारा चाहे एमएलए हो, चाहे हमारा एमपी हो, हमारा पार्षद हो, वो सब काम करें। सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में ज्यादा विवेक से काम नहीं लेती, बस काम होना चाहिए, उसका उनका दबाव रहता है। ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात होती है। फिर भी सामंजस्य करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। पारेख साहब, राजनीति में आपका नाम काफी बड़ा है। 4थी बार आप विधानसभा में चुनकर गए हैं। इसके बावजूद
ऐसा क्या कारण मानते हैं आपको मंत्रिमंडल में आपका स्थान नहीं बन पाया? मेरे भाग्य में शायद मंत्री बनना नहीं लिखा होगा। भगवान चाहता होगा कि मैं सेवा क्षेत्र में अपना ज्यादा समय दूं, क्योंकि मेरे रोज के 8-10 घंटे तो मरीजों या और दूसरे कोई भी पीड़ित है उनके कामों में लग जाता है। इसलिए मैं जयपुर या दिल्ली उतना वक्त नहीं दे पाता अपने क्षेत्र में, या मरीजों के इलाज में ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। और मैं खुश हूँ, जो दायित्व मुझे दिया गया है मैं उसको पूरी ईमानदारी से, जिम्मेवारी से निभा रहा हूँ। आपके नाम चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में कई तरह की उपलब्धियां हैं, आपके नाम में है, आपके खाते में जाती है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, मानता है या आप पर आरोप है कि आप चिकित्सा के अलावा शहर के विकास के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई मानते हैं आप? नहीं, मेरे जो विरोधी है ना, वो इस बात को कई बार जनता को भ्रमित करने के लिए कहते हैं, वरना राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरी उपलब्धियां अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। पाली का कोई भी बड़ा काम देख लो और वहां आप जाके उस भवन को देख लो तो भवन का लगा पत्थर उस बात की गवाही दे देगा कि काम मेरे प्रयासों से, मेरे माध्यम से हुआ है। अब राजनीति में आरोप लगाना ये तो एक स्वभाव होता है हमारे विरोधी का, वरना मेरे विरोधी भी दोनों मामलों में है ना, जब खुद में बात करते हैं तो कहते हैं काम इसने बहुत किया है, और उसी का परिणाम है कि मैं लगातार 4थी बार विधायक हूं, पहले चेयरमैन भी रहा हूं। राजनेताओं से जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई है, निसंदेह आपके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। तो आपके सामने कई तरह के अनुभव आए हैं, आपके अपने अनुभव बताएं कि आपको किस तरह की चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। सही काम में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब खुद नाजायज काम करते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनका बचाव करें, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। और ऐसे में अपना आपको नियंत्रण रखना पड़ता है। कई तरह के प्रकरण आजकल जमीनों के जैसे काम बहुत बढ़ गए हैं, तो लोग चाहते कि मेरा हर काम हो जाए। बिजली चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, हर व्यक्ति बिजली की बढ़ी हुई दरों के कारण कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, पकड़ में आता है, उम्मीद करता है हम बचा दें। ये चुनौती आती है, लेकिन उसमें समझे करके काम को पार लगाते हैं। ऐसा पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों और पुलिस और प्रशासन के बीच में कई तरह के टकराव पैदा हुए हैं, उससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ने लगी है। तो आप इन चीजों को किस रूप में देखते हैं? ये गलत है, वैसे टकराव नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना काम करने का एक क्षेत्र है, और अपनी मर्यादा में रहकर यदि कोई भी वर्ग काम करे, चाहे पुलिस हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे और भी कोई व्यक्ति हो, टकराव पैदा नहीं होगा। पाली के मैं 23 सालों से लगातार कोई पद पर हूं, आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। कई छोटा मोटा टकराव भी कभी अधिकारियों से किसी मुद्दे पर हुआ है। सही काम होता है, अधिकारी बात मानते हैं, सुनते भी और हमारा काम करते भी है, और गलत के लिए हम खुद कभी अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते भी नहीं है। तो टकराव की स्थिति कभी हमने पैदा होने नहीं दी। ये परंपरा रुकनी चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि माँ सीता ने मर्यादा लागी थी, चाहे भगवान उसके पति थे तो भी उनको कई तरह के कष्ट झेलने पड़े। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्यादा को नहीं लागनी चाहिए, अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे हम पत्रिका मंच में, और विधायक पारक जी से विस्तृत चर्चा होगी कई मुद्दों पर। पत्रिका मंच में ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं पाली शहर के विधायक ज्ञानचंद पारक जी। अब हम उनसे निजी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का जीवन बड़ा ही टफ होता है, उनकी जीवन शैली भी बड़ी काफी कठिन होती है। जनता के बीच रहना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है। तो हम जानना चाहेंगे वो अपनी निजी जिंदगी को कैसे जीते हैं। पारक साहब, आप तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अपने घर परिवार को कैसे समय देते हैं? मेरा जिस तरह का काम है, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने घर परिवार को पर्याप्त वक्त दे पाता हूं, क्योंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र में जो काम करता हूं उसका केंद्र मेरा खुद का अपना मकान है। अधिकांश व्यक्ति यही आते उम्मीद लेकर, काम लेकर, तो घर में ही मेरा काफी समय गुजरता है। परिवार को भी मैं अच्छा समय देता हूँ, कहीं किसी को शिकायत नहीं है कि मैं उनको समय नहीं दे पाता। नॉर्मली सेवा क्षेत्र में काफी बड़ा काम होने की वजह से मेरा बाहर जाना भी कम होता है। जयपुर के चक्कर भी महीने में मुश्किल से 2, 3 या 4 दिन के लिए लगते हैं, और पूरे राजनीतिक कैरियर में दिल्ली में 2 बार गया हूँ। तो ऐसा घर परिवार वालों को कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उनको कि मैं राजनीति की वजह से उनको समय नहीं दे पाता।
आप अपने परिवार के साथ में आखिरी बार फिल्म देखने कब गए? आपको याद होगा तो बताएं। काफी लंबा समय हो गया, कोई 10 साल से भी बड़ा समय हो गया पूरे परिवार के साथ पिक्चर देखने में। क्योंकि आप फिल्मों के शौकीन तो नहीं हैं, फिर भी हर आदमी की एक पसंद नापसंद होती है। तो फिल्मी दुनिया में आपका हीरो कौन है पसंदीदा और हीरोइन पसंदीदा कौन है? मेरा पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन है, हीरोइन राखी। उनकी कोई मूवी जो आपको पसंद होगी या आप कभी देखते होंगे समय निकाल कर? नहीं, अभी तो नहीं देखी मैंने। जब पहले देखता था तो उन दोनों की अदा मुझे अच्छी लगती थी। अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो, कभी गुनगुनाते हो या याद आता हो? नहीं, इतना याद नहीं है। हम लौट चलते हैं बारिक साहब के बचपन की तरफ। बचपन हर किसी को याद होता है, जीवन में कितनी ही व्यस्तता हो। हम बारिक साहब से जानना चाहेंगे, आपको अपने बचपन की ऐसी कोई शरारत याद हो जो बहुत गुदगुदाती हो या घर में डांट पड़ी हो, ऐसी कोई हो तो दर्शकों को बताएं। अब बचपन में तो हर व्यक्ति बहुत शरारतें करता है, हमने भी बहुत की है, कोई कम नहीं की है। एक शौक था तालाब में नहाने का, तैरने का, उसको लेके कई बार डांट भी पड़ती थी। घर वाले समझते थे मैं स्कूल गया हूँ और पहुंच जाता था तालाब में, वहाँ नहाना और तैरना बहुत अच्छा लगता था। और बाकी बचपन की शरारतें तो वाकई में हर व्यक्ति का एक अपना अनुभव होता है, मीठा अनुभव होता है, अब भी जुड़ा है। डांट भी कई बार खाई है, मार भी कई बार खाई है। आपका लगाव या पसंद खेलों में रही है, पढ़ाई में रुचि रही है? किस तरह की चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगती थी? बचपन से ही जब मैं 5 साल का था तब से संघ की शाखाओं में मैंने जाना प्रारंभ किया था, और वहाँ खेलना कूदना, वहाँ की जो हर एक्टिविटी है उसमें पूरी तरह से जुड़ के काम करना वो मुझे अच्छा लगता था। गेम्स का मुझे शौक था, कॉलेज जमाने में भी क्रिकेट वगैरह में खेलता था, और काफी सारी एक्टिविटी, योग है, जिम है, एक्सरसाइज है, वो लगातार नियमित रूप से करता हूँ मैं। फिल्में तो नहीं देखते, लेकिन टीवी तो देखते ही होंगे। घर में कभी सीरियल देखने का अवसर मिला हो, या ऐसा कौन सा पसंदीदा सीरियल है आपका जो आप जब भी समय मिलता है आप जरूर देखते हैं? दिन को तो मैं टीवी नहीं देखता, पर रात को एक सीरियल आता है एनटीवी पर, भाभी जी घर पे है, वो मैं लगभग देखता हूँ। और उसके बाद न्यूज भी देखता हूँ, रोज सुबह भी न्यूज देखता हूँ। जब मैं नहाता तैयार होता हूँ तो मैं न्यूज लगातार देखता रहता हूँ। आपकी हॉबीज क्या है? सुबह से लेकर रात को सोने तक क्या दिनचर्या रहती है आपकी? मेरी सुबह से शाम तक एक ही दिनचर्या है। जो भी मेरे पास आता है, कई तरह की उम्मीदें लेकर लोग मेरे पास आते हैं, चाहे छोटे से छोटा सरकारी काम हो या इलाज का काम हो या व्यक्तिगत लाभ या सहायता का कोई काम हो। मैं अधिकांश लोगों को जो सही है कभी निराश नहीं भेजता, उनके सारे काम करके भेजता हूँ। चाहे बच्चों की फीस भरनी हो, कोई विधवा बेटी की शादी में उसकी आर्थिक मदद करनी हो, किसी परिवार में, गरीब के परिवार में मृत्यु हो गई तो उसकी आर्थिक मदद करनी हो, ये लगातार मेरा रोज का क्रम है। और ऐसी उम्मीद लेके मेरे पास रोज के कई सारे व्यक्ति आते हैं जो मेरे हाथ से कोई न कोई सहयोग मुझसे लेते हैं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कोई मुझे इस लायक समझता है कि मैं उसका सहयोग कर सकूँ, मैं उसकी मदद कर सकूँ। आप कोई खेल भी खेलते हैं या कोई पसंद भी है आपको खेल खेलना? अभी खेल खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट जिम रोज जाता हूँ। मैं सबसे नियमित सदस्यों में से एक हूँ, तो लगातार जाते हैं और वहाँ पूरा समय एक्सरसाइज में, कहीं गप्पे मारने में, बातें करने में नहीं, पूरा समय एक्सरसाइज में लगाता हूँ। आपकी बॉडी काफी फिट है, आप अपने आप को काफी अवेयर रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है आप दर्शकों को बताएं? वही मेरी रोज की एक्सरसाइज है, मेरा रोज का योगा, इसके माध्यम से। खान पान में किस तरह की चीजों को आप जागरूकता के रूप में देखते हैं? मैं नॉर्मली बहुत सारा खाना खाता हूँ, मिठाई खाता ही नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नमकीन भी नाम मात्र का खाता हूँ। चाय मेरा ज्यादा शौक का है, चाय मिलने वाले ही बहुत आते हैं, इसलिए चाय ज्यादा होती है, बाकी नियंत्रित खाना है मेरा। अच्छा पारिक साहब, जनप्रतिनिधियों पर एक बहुत आरोप लगते हैं कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, तो आपको झूठ कितना पसंद है, या आपने लास्ट कब झूठ बोला था? होगा आरोप, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैंने जानबूझ के कभी झूठ बोला हूं। और जनता मानती इस बात को कि मैं कोई भी बात है मुंह पे कह देता हूँ, काम होगा तो हाँ बोल देता हूँ, नहीं होगा तो स्पष्ट मना कर देता हूँ। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कोई वादा किया है, किसी उम्मीद को लेकर मना कर दिया, भाई कोई वादा करना नहीं, और प्रयास रहता है कि झूठ नहीं बोलूं। ऐसा नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन
नाम मात्र का मामूली सा झूठ, कभी कहीं जाना है और हाँ रवाना हो गया, आने वाला हूँ या पहुंचने वाला हूँ या यहाँ पहुंच गया हूँ, ऐसी बातों को छोड़कर बाकी झूठ बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है। और ये पाली की सारी जनता इस बात की गवाह भी है। अब हम एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। देश में मौजूदा दौर में आप सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है आपकी नजर में? सबसे बड़ी समस्या है देश के मौजूदा दौर में है वो है बेरोजगारी की। उस बेरोजगारी की वजह से ही महंगाई और गरीबी है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो और बाकी समस्याओं से हमको मुक्ति मिल सकती है। और उसका सबसे बड़ा है कि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रत्येक क्षेत्र में फैले, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे छोटे कस्बे हो और चाहे बड़े शहर हो। अगर रोजगार के जितने ज्यादा अवसर हो जाएंगे और हमारी जो युवा ताकत है जिसको रोजगार की आवश्यकता है उसको रोजगार मिल जाएगा तो काफी कुछ राहत मिलेगी। और मैं इसके लिए हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस गंभीर समस्या को समझा है और मेक इन इंडिया या मेक इन राजस्थान का एक नारा देकर जगह जगह रोजगार के अवसर देने के लिए नई औद्योगिक इकाइयों का उन्होंने शुरुआत की है। आने वाले कल में निश्चित रूप से इस बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश लगेगा। फारूक साहब, एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की नायक, उसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया गया था, काफी चर्चा में रही थी फिल्म। हम मान लें कि अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप कौन सी समस्याओं का सर्वप्रथम समाधान करेंगे और कैसे? वो फिल्म है, एक दिन छोड़ के वर्षों तक भी राजनेता है ना, उसके मन में जो उम्मीदें होती है काम करने की, उससे भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता। ये फिल्म की बात है, फिल्म को रहने दो आप। आपको निजी जिंदगी में हम बात करें तो आपको गानों का शौक होगा, फिल्में तो नहीं देखते, तो किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? और यदि ऐसा कोई गाना भी हो जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो तो दर्शकों को बताएं, दो पंक्तियां गाकर। गाने सुनता हूँ मैं, घर में नहीं, जब कभी कार में बैठा हूँ तो कार में वो गाने चलते रहते हैं। मुझे भजन और देशभक्ति के गाने ज्यादा पसंद है। और वैसे ही गाना कभी अवसर पड़ता नहीं, पर कई बार किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां जनता की मांग होती है, दर्शक की मांग होती है कि हम भी दो पंक्ति बोलें, तो एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे दिल को छूता है, मेरे मन को मेरे दिल को छूता है। और वही दो पंक्तियां मैं एक बार नहीं अनेक बार कहीं स्टेज कार्यक्रम में है तो मैंने सुनाई है। और वो गाना है, गीत है, गाना नहीं है वो, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको कुछ अभी कुछ और भी दूं, ध्यान अर्पित ज्ञान अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे हम पत्रिका मंच में और विधायक पारक जी से विस्तृत चर्चा होगी कई मुद्दों पर। ब्रेक के बाद में फिर स्वागत है आपका। अब हम आपको रूबरू कराएंगे विधायक पारक जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज पारक जी। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। हम इनसे जानते हैं कि विधायक जी की सफलता के पीछे इनकी कितनी भूमिका है। स्वागत है आपका सरोज जी। आपके पति काफी सेवाभावी है, पिछले लंबे टाइम से राजनीति में हैं। एक व्यस्ततम पति का जीवन साथी होना अपने आप कैसा महसूस करती हैं? अच्छा लगता है, लोगों के लिए काम करते, समाज से गरीबों के लिए सबको बहुत खुशी होती है, इसलिए कुछ करते हैं। घर में कितना वक्त दे पाते हैं? वक्त देते हैं, सबको देते हैं, बच्चों सबको सभी के साथ में मिलना जुलना घर में, क्योंकि दिन भर घर में कार्यकर्ताओं का आना जाना रहता है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि एक पारिवारिक माहौल में डिस्टरबेंस होता हो या और भी तरीके कभी महसूस हुई हो आपको? नहीं, ऑफिस घर में ही है तो दोनों तरफ आना जाना दोनों तरफ होता है, दोनों को टाइम इधर बात भी है। आप भी मदद करती है आपके कामों में? जो भी लोग आते हैं, कभी मान लो आप घर पर नहीं हो तो उनकी बात सुन लेना या किसी न किसी रूप में आपकी विधायक साहब के काम में मदद रहती है? हाँ, बोलते सुनते हैं उनकी बात, कोई काम हो तो जवाब दे देते, उनसे भी बात करें,
पीए से बात कर रहे विधायक साहब, जब भी घर पे रहते हैं तो क्या दिनचर्या रहती है दिन भर में आपकी, सुबह से लेकर शाम तक? उनके लिए सुबह उठ के जिम जाते हैं तो चाय वाय बना के एक बार और चाय लेते हैं, फिर नाश्ता बनाते हैं और कुछ छोटा मोटा काम करके देख लेते हैं। आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? तो शादी को कितना टाइम हो गया? 30 साल हो गए। ऐसा कोई वाकया याद है आपको जो आज भी याद हो, जब आप पहली बार मिले थे, या शादी से पहले का हो, जो अभी आपको गुताता हो, याद हो? जब एक बार शादी से पहले एक बार अचानक कहीं मिलना हुआ, एकदम सरप्राइज लेके आए थे, बिल्कुल अच्छा लगा था। तो शादी के दिनों में और आज अब इतने 32 साल में क्या परिवर्तन आया है आप दोनों के बीच में जुड़ाव को लेकर? जैसा पहले था वैसे पति पत्नी में झगड़ा होना एक सामान्य बात है, क्या आपके बीच में भी कभी झगड़ा हुआ है? ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं। तो भी कभी कोई किसी बात को लेकर विचारों में भिन्नता रही हो, ऐसी कोई बात हो आपको याद है? कोई छोटी मोटी बात, ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। मान लिया जाए कभी नाराज हो गए तो कौन मनाने की पहल कौन करता है? दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। तो समय की बड़ी रहती है, कमी रहती है, विधानसभा क्षेत्र में भी रहना पड़ता है, लोगों के बीच में भी जाना पड़ता है। ऐसे में कभी फैमिली के साथ में घूमना, फिल्म देखना या बच्चों के साथ में खेलना, बच्चों के स्कूल पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, ये सब काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या परिवार के ये जो काम है, फैमिली के काम है, कैसे हो पाते हैं? तो आप संभालती हैं सारा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का? तो बड़े हो गए, शादी हो गई तो एक बात है। आप फिल्म देखने गए हैं कभी? हाँ, पाली में तो नहीं, बाहर जयपुर जाते हैं। पहले बच्चे जयपुर पढ़ते थे तो जाते थे, बच्चों को दिखाने साथ में जाते। बच्चे अब जिद नहीं करते कभी फिल्म तो मम्मी पापा के साथ देखने जाएंगे? नहीं, बच्चे बड़े हो गए तो वो सब अपने फ्रेंडों के साथ देखने जाते हैं। आपको नहीं लगता कभी आप दोनों फिल्म देखने जाएं कभी? बाहर जाते तो देखते हैं। बाहर जाना और घूमने जाना भी होता है? हाँ, और साल में कोई 2 बार चले जाते हैं। पारक साहब की ऐसी कौन सी अच्छाई है जो आपको बड़ी अच्छा सुकून देती है? उनके जो दूसरों के प्रति सेवा, वो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी कोई कमी है पारक साहब में जो आपको कभी खलती हो? कोई कमी नहीं है, और आप साथ देते हैं। परिवार में समय को लेकर काफी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जैसे पारिक साहब अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस है, अवेयर है, तो आप भी कैसे मैनेज कर पाती हैं हेल्थ को लेकर? सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग पे जाना, सब जल्दी करते, मंदिर में जाते, सब जल्दी उठ के। और कभी ऐसा होता है कि पारिक साहब की कोई पसंदीदा डिश हो और आप कभी बनाती हो, आपने कभी आग्रह किया हो, ऐसा कब होता है? इडली बहुत बनती है, तो रोजाना बनती है या आप जब भी ये कहते हैं तभी बनाते हैं? नहीं कहते, उनके पहले ही बना देते हैं। ये थी सरोज जी पारक, विधायक ज्ञानचंद पारक जी की धर्मपत्नी। आपका परिवार काफ़ी सक्रिय है और विधायक पारक जी के पिताजी भी बहुत लंबे टाइम से सेवा से जुड़े हुए हैं। पीछे इन्होंने भी सेवा भाव जारी रखा। राजनीति के साथ साथ इन्होंने सेवा को बड़ा महत्व दिया है। घर परिवार में भी सेवा का माहौल है। आपके चिकित्सा सेवाएं अपने आप में काबिल तारीफ है, चाहे वॉल्व के ऑपरेशन हो, रक्तदान के शिविर हो, हर कहीं जयपुर से लेकर पूरे प्रदेश में आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नाम है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत सरकार ने जब
हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवा शुरू की थी, तब भी ये सुझाव विधायक ज्ञानचंद पारख जी ने दिया था और उनकी काफी बड़ी सराहना हुई थी। तो आज इनसे इस पत्रिका मंच में विस्तृत चर्चा हुई, घर परिवार और राजनीति और इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई। अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन शेखर राठौड़ के साथ मैं राजेंद्र दैंडो, पत्रिका राजस्थान।